Hello children, in previous lecture we will discuss about the chapter Trade to Territory। इस चैप्टर में मैंने पिछले टर्म पे आपको कुछ डोमेस्टिक रीजन बताया था, जिसमें मैंने बंगाल के बारे में बताया था। बंगाल के साथ साथ मैंने मैसूर के बारे में बताया। मैसूर के अलावा मैंने आपको मराठों के बारे में बताया, कुछ साउथ इंडिया का इतिहास बताया था कि किस प्रकार ब्रिटिश एक्सपेंड किए हैं नॉर्थ से लेके साउथ तक के क्षेत्र को। आज आपका मैंने नेक्स्ट रीडिंग भी बताया था कि मैं क्या टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा। तो आज डिस्कस करते हैं द क्लेम टू पैरामाउंट सी। पैरामाउंट सी मैंने आपको बताया था खुद को अधिक ताकतवर बताना, यानी खुद को सबसे बड़ा ताकत बताना, और ये बताना शुरू किया है ब्रिटिशों ने इंडिया में। आपको पता होना चाहिए 1759 में एक वेदरा की लड़ाई हुई थी। उस वेदरा की लड़ाई में ब्रिटिशों ने डचों को यहाँ से भगा दिया था, जो दूसरी कंपनी आई थी, ध्यान में होगा। 1760 में वांडीवास की लड़ाई हुई थी। इस वांडीवास में ब्रिटिशों ने फ्रांस को यहाँ से हटा दिया, भगा दिया, और एक तरह से अब पूरे भारत पे केवल और केवल ब्रिटिश राज था। पूरे भारत पे वो धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहे थे। हर एक राज्य में जाते, वहाँ पर खुद कंपनी स्टैब्लिश करते, राजा को थोड़ा बहुत टैक्स देते, और जैसे जैसे उनकी ताकत बढ़ती फिर वो उसी राजा को पेंशन भोगी बनाकर उसे बैठा देते और वहाँ पे अपने कंपनी का प्रसार करते। यही ब्रिटिश राज पूरे भारत पे छा रहा था। ऐसा नहीं कि इनसे किसी राजा ने युद्ध लड़ने की कोशिश नहीं की, बहुत से राजाओं ने युद्ध करने की कोशिश की, बहुत सी लड़ाइयाँ भी लड़ी, लेकिन ये ब्रिटिश इतने ताकतवर हो चुके थे, इतना ज़्यादा इनके पास अस्त्र शस्त्र तोप वगैरह इतना ज़्यादा था कि कोई भी राजा, कोई भी किंग, कोई भी किंगडम इनके सामने अगेंस्ट में टिक ही नहीं पा रहा था। ऐसी एक लड़ाई लड़ी थी कर्नाटक में। कर्नाटक का एक राज था किटूर की राजकुमारी थी, नाम था रानी चन्नम्मा। इसने युद्ध किया है अंग्रेजों से, लेकिन कहा जाता है युद्ध तो उसने बड़ी बहादुरी के साथ किया, लेकिन वो युद्ध में हार गई और इसके राज्य को, कटूर को जीत लिया अंग्रेजों ने। कई राजवंशों ने इससे लड़ाई लड़ने की कोशिश की, लेकिन उन रिजाइमों के पास इतना पावर नहीं था कि वो ब्रिटिश के सामने टिक भी सके। और इस प्रकार अब पूरे भारत, क्या पूरे विश्व में एक बड़ी शक्तिशाली सेना के रूप में उभरा है ये ब्रिटिश एम्पायर। जिस समय ब्रिटिश प्रसार कर रहा था पूरे भारत में, उस समय कहा जाता है यूरेशिया का एक और देश ताकतवर हो रहा था, और वो देश था रसिया। वो भी अपनी ताकत बढ़ा रहा था। ब्रिटिश को डर लगा कि कहीं रसिया आके भारत में किनारे वाले क्षेत्रों को, जो बॉर्डर के क्षेत्र हैं, उनको जीत ना ले। इसीलिए अब सोचो, ब्रिटिश एम्पायर भारत में तो युद्ध किया ही किया, यह अफगानिस्तान में जाकर, उधर से रसिया आ रहा था इंडिया की तरफ, अफगानिस्तान में जाकर ये दो युद्ध किया रसिया से। एक युद्ध किया है 1830 के आसपास, और वहाँ युद्ध करके इसने रसिया को हराया और पूरे भारत की सीमाओं पर अपना कब्जा जमा लिया। यानी अब पूरे भारत में केवल एक ही पावर है, और वो पावर खुद ब्रिटिश एम्पायर है। इस पावर को दिया है लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, और उसका राजकाज है 1813 से 1823। 10 साल उसने भारत में एज ए गवर्नर राज किया, और उसी के कार्यकाल में कहा जाता है पूरे भारत का अब एक ही मोनोपोली है, एक ही अधिकारी है, और वो अधिकारी खुद ब्रिटिश एम्पायर है। इस जो पॉइंट है, इस पॉइंट में यही डिस्कस किया गया था। कुछ कुट्यूर के बारे में बताया, कुछ रसिया वार के बारे में बताया गया। इस पॉइंट को याद रखिएगा, यही कहलाता है क्लेम ऑफ पैरामाउंटेसी, अपने आप को सबसे शक्तिशाली घोषित करना। क्लियर? आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बड़े नामों से जाना जाता है इतिहास में। कुछ लोग इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कुछ कहते हैं गोद लेने का अधिकार, कुछ कहते हैं राज्य हड़पने की नीति। कई नामों से जाना गया है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को। इसको लाने वाला है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी इंडियन गवर्नर बन के आया था 1848 में, और राज किया है 1856 तक, 48 से लेकर 56 तक। वही ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक प्रिंसिपल लेके ब्रिटेन से आया था, और इसके तहत वो जितने भी भारतीय राज्य थे जहां ब्रिटिश राज्य आ चुका था, उनको धीरे धीरे अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया था। यही है यही है लॉर्ड डलहौजी की नीति। तो लॉर्ड डलहौजी जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था, इसमें 2 पॉइंट थे। 2 पॉइंट इसमें थे। पहला पॉइंट था, चलो भाई भारत के राज्य तुम हो, तुम्हारा राजा है, अगर उस राजा का कोई पुत्र नहीं, सिंपल कोई उत्तराधिकारी ना हो,
तो ब्रिटिश साम्राज्य उस राजा के बाद उसके राज्य को हड़प लेगा, यही है गोद लेने का अधिकार। क्लियर? 2 पॉइंट थे आपके बुक में, केवल यही एक ही पॉइंट दिया है, लेकिन एक पॉइंट और ध्यान में आप रखिएगा क्योंकि दोनों पॉइंट्स आपको जानना जरूरी है। बाई चांस सिंपल आ गया डिफाइन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तब आप क्या करेंगे, एक ही पॉइंट यही लिखेंगे कि भाई राजा का उत्तराधिकारी ना हो तो राज्य को ले लेना, यही नहीं है। दूसरा पॉइंट भी है, अगर राजा का उत्तराधिकारी छोटा बच्चा है, राजा मर गया और उसका छोटा बच्चा, अब उसे राजा बनना है, तो ये क्या करेगा, अगर बच्चा अभी तक छोटा है तो भी उसके राज्य को हथिया लेना, उसके राज्य को ले लेना, एक्वायर्ड कर लेना उसके राज्य को। यही 2 पॉइंट है। बच्चा नहीं, राजा मर गया तब राज्य अंग्रेजों का, बच्चा है छोटा और राजा मर गया तब भी राजा अंग्रेजों का, तब भी राज्य अंग्रेजों का। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के यही 2 पॉइंट थे। क्लियर? इस तरह इसने बहुत से राज्यों को हड़पा, बहुत से राज्यों को 1848 में 1848 में जिस समय लाया, सतारा को अपने अंडर में लिया, 1852 में उदयपुर को, और सबसे बड़ी बात 1856 में अवध को। अवध उस समय अवध का नवाब था, लेकिन इसने कहा कि अवध का नवाब उस लायक नहीं है कि वो अपने राज्य की देख रेख कर सके, इसीलिए उस राज्य को अब ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत एक्वायर रखा जाता है। इस तरह उसने अवध को कब्जे में लिया। ये आपका क्वेश्चन पूछा है, याद रखिएगा, ऑप्शन टाइप बन सकता है। 1856 में अवध को लिया। कई राज्यों को लॉर्ड डलहौजी हड़पा है, कई राज्यों को। नाम सुना होगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बहुत सारे नाम सुना होगा। इन सब राज्यों को हड़पने वाले यही लॉर्ड डलहौजी जी हैं, और इनके बाद आया एक और गवर्नर है जो 1856 में एज ए गवर्नर आएगा, वो है लॉर्ड कैनिंग। इन्हीं दोनों ने मिलकर भारत के कई राज्यों को हड़पा है। राज्य को हड़पो, चलो कोई बात नहीं, राज्य तुमने ले लिया कोई बात नहीं, लेकिन राज्य के डेवलपमेंट के लिए कार्य भी तो करो। तुम राज्य के डेवलपमेंट के लिए काम ही नहीं करते थे, टैक्स इतना ज्यादा लेते थे किसानों से, किसानों में किसी प्रकार का कोई झगड़ा हो जाए या सिंपल कोई विवाद हो जाए तो आप उनके घर में जाके उनके झांकते थे। ये चीजें इंडियंस को पसंद नहीं आई, और इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का परिणाम है आपका 1857 का पहला फ्रीडम फाइट, पहला स्वतंत्रता संग्राम जो लड़ाई लड़ी है 1857 में। अगर मैं 1857 के क्रांति का कारण पूछूं कि क्यों लड़ा गया 1857, क्यों इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई, तो उसमें एक पॉइंट लॉर्ड डलहौजी के यही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति, यही पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं। पहला सबसे बड़ा कारण लॉर्ड डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का, क्योंकि अपने राज्य को छीना और राज्य में अनावश्यक बिना किसी कारण के आपने बहुत हस्तक्षेप किया, जिससे कई राजवंश आपसे नाराज हो गए, और उन राजवंशों का सबसे बड़ा गुस्सा 1857 में उभरा, जो इंडिया का पहला फ्रीडम फाइटर माना जाता है, पहला फ्रीडम फाइट माना जाता है। तो ये आपका सेकंड हेडिंग था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाया गया, और उसके 2 पॉइंट थे। आज मैंने 2 टॉपिक आपको डिस्कस किया। पहला मैंने बताया द क्लेम ऑफ पैरामाउंटसी क्या है, पैरामाउंटसी किस प्रकार अपने आप को घोषणा की। दूसरा पॉइंट मैंने पढ़ा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ध्यान कौन लाया और इसके क्या पॉइंट थे। आज आप वार के बारे में भी याद रखिएगा, 1759 में वेदरा की लड़ाई, 1760 में वांडीवास की लड़ाई, 1761 में पानीपत का 3rd वार। क्लियर? वेदरा की जो, थोड़ा पीछे चलते हैं, वेदरा की लड़ाई को मैं डिफाइन कर दे रहा हूं, यहां पे टॉपिक मैं रुकूंगा क्योंकि इसके पीछे वो वेदरा वाली लड़ाई लेते आऊं। 1759 की घटना है, तो मछलीपट्टनम में डच राज करते थे, वहीं उनकी कंपनियां चलती थी। जब अंग्रेजों ने प्लासी जीत लिया तो अंग्रेजों ने समझ लिया कि उसके सामने कोई पावर नहीं टिक पाएगा, तो ब्रिटिशों ने क्या किया, अपनी कंपनी एक लाकर सीधे डच कंपनी के सामने अपनी कंपनी डाल दी भैया। ठीक, डच कंपनी कहां आप हैं, मछलीपट्टनम में। अंग्रेज, मैं भी मछलीपट्टनम में रहूंगा। डच कंपनी क्या बेच रहे हो, कपड़ा बेच रहा हूं भाई। अंग्रेज, मैं भी कपड़ा बेचूंगा। भैया कपड़े कितने में बेच रहे हो, भैया 10 रुपए का एक कपड़ा। ठीक है, मैं भी वो कपड़ा बेचूंगा 5 ही रुपए में। डचों ने कहा नहीं नहीं, मैं 5 रुपए में बेचूंगा। अंग्रेजों ने कहा ठीक है, तो मैं फ्री हैंड का दूंगा। क्लियर? क्योंकि मेरा मकसद यहां व्यापार करना नहीं है, यहां मेरा मकसद तुम्हारे व्यापार को खत्म करके अपना राज कायम करना है।
डचों ने कहा भैया ये तो गलत बात है, आप तो वहाँ मछलीपट्टनम में राज कर रहे थे, दिल्ली उल्ली में आपकी कंपनी, तो छोड़ दो भैया मछलीपट्टनम, मेरे लिए छोड़ दो, कम से कम मैं यहाँ ट्रेड कर सकूँ। अंग्रेजों ने कहा नहीं नहीं, क्षेत्र नहीं, मुझे भारत ही ट्रेड के लिए चाहिए। अगर आपको यहाँ व्यापार करना है तो मुझसे युद्ध करिए, युद्ध में जीत गए तो मछलीपट्टनम आपका, हार गए तो मछलीपट्टनम मेरा। डच बेचारे अब करते तो क्या करते, एक तो कंपनी बढ़ी गई थी, इनका पूरा फैलाव हो गया था ट्रेड का, पूरा व्यापार का। युद्ध शुरू हो गया वेदरा में। कहा जाता है आपकी ताकत बड़ी थी डच, लेकिन अंग्रेजों के सामने आपकी ताकत कुछ नहीं थी, क्योंकि ब्रिटेन विश्व का एक ऐसा देश है जो कभी हार ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन समुद्र का राजा है, किंग ऑफ द सी उसको बोलते हैं। जब भी वो लैंड पे हारता है तो सी में एंट्री कर लेता है, और समुद्र में इसके शिप बेड़े इतने स्ट्रांग हैं कि कोई भी ताकतवर राष्ट्र समुद्र में जाके इसे हरा नहीं सकता था। वैसा ही हुआ, और इस वार में अंग्रेजों ने हराया है डचों को। डचों का हारना यानी डचों का सितारा डूबना हो गया, और अब मछलीपट्टनम में राज हो गया पूरी तरह ब्रिटिश एम्पायर का। कुछ ऐसी घटना आगे भी बढ़ी। 70-60 में कुछ ऐसा हुआ फ्रांस में, क्योंकि कर्नाटक में कुछ उत्तराधिकार युद्ध का मामला फंस गया था, और उसी को लेकर ब्रिटिश और फ्रांस एक दूसरे के सामने आ गए। बहादुरी उनमें नहीं, कमी हम में थी। हमारी कोई लड़ाई होती तो हम उन्हें इनवाइट कर देते, अरे फ्रांस मेरा हेल्प कर दो, बदले में मैं तुम्हें व्यापार करने की छूट दे दूंगा। फ्रांस आ गया। पड़ोसी जब ये जाना कि फ्रांस को इन्होंने बुलाया तो उसने कहा अरे भैया अंग्रेज तुम मेरी सहायता कर दो, बदले में मैं तुम्हें कंपनी खोलने की इजाजत दूंगा। आपकी आपसी लड़ाई ने इन दोनों कंपनियों को लड़ाया। अरे राजा जी आपको ध्यान में ही नहीं रहा, इन फ्यूचर वही कंपनी आपके यहाँ व्यापार नहीं बल्कि आपके क्षेत्र पर अपना राज कायम करेगी। यह हुआ। आपसी लड़ाई का फायदा उस तीसरे ने उठाया, और जल्द ही ये भारत गुलाम बन गया। 1757 कहा जाता है प्लासी की लड़ाई, और यहीं से इंडिया स्लेव बन गया ब्रिटिश एम्पायर का। इसीलिए कुछ इतिहासकार कहते हैं भारत 190 साल गुलाम रहा है ब्रिटिश एम्पायर का। वो जोड़ते हैं 1757 से लेकर 1947 तक। तो ये टॉपिक मैंने डिस्कस किया। आपका चैप्टर बहुत लेंदी है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, बहुत मज़ा आएगा इस हिस्ट्री को पढ़ने में, लेकिन इसके टॉपिक बड़े बड़े लेंदी हैं, बहुत लेंदी हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बना, 5 कंपनियां कैसे आईं, बंगाल में कैसे इनका आना हुआ, मैसूर में कैसे आना हुआ, मराठों को कैसे ख़त्म करना हुआ, कौन है अहमद शाह अब्दाली, ये सब टॉपिक आज डिस्कस किया आपने। इनके पैरामाउंटेसी को किस प्रकार अपना अधिकार जमाया है लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, आज आपने डिस्कस किया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी के, और उसका परिणाम 1857 का रेवोल्यूशन हुआ जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आपका भी चैप्टर फिनिश नहीं हुआ, अभी कुछ हेडिंग और है इसमें। नेक्स्ट टर्म पे आपका सेटिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। जब ब्रिटिश राज पूरे भारत पे हो गया तो उन्होंने भारत में एक नया एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश किया है, ये डिस्कस करूंगा आपके नेक्स्ट टॉपिक में। आपका मैं वीडियो टॉपिक जो है बहुत एक्सप्लेन करके ले रहा हूँ, जितना मुझे लेना चाहिए। राइट फॉर्म में दूंगा तो और एक्सप्लेन हो जाएगा, लेकिन बस इतना रिक्वेस्ट है कि जितना भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है ये पूरा टॉपिक आप ध्यान में रखिएगा, स्टोरी अपने दिमाग में बैठाए रखिएगा, क्योंकि जिस दिन मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपका यही स्टोरी आपका आंसर दे के आएगा, और सबसे अच्छा और अलग प्रकार का आंसर होगा। क्लियर है? तो आज टॉपिक यही मैं रोकता हूँ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पे। नेक्स्ट वीडियो में मैं एडमिनिस्ट्रेशन पे डिस्कस करूँगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। चैप्टर फिनिश होगा उसके बाद मैं इसका पेपर एक दूंगा, उस पेपर को आपको सॉल्व करना होगा। क्लियर? आप पूरा रिवाइज कर लीजिएगा एक बार वीडियो, नेक्स्ट टाइम पे वो आपका हेल्प करेगा। ओके, थैंक यू।